बैली ब्रिज बन गया है, यहाँ से पोकलैंड की मशीनें जाएंगी। कल से वहाँ जहाँ जो 2 पेंच हैं डबरानी में और सोनगाड़ में, वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर सड़क को जो वाश आउट हो गई है उनको बहाल करने की कसरत शुरू होगी। वो कब तक शुरू होगी, कब तक बहाल हो पाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। मैंने बताया कि 1100 से ज़्यादा लोग निकाल लिए गए हैं। आज की संख्या अलग है। अगर आज भी कम से कम 50, 60, 70, 80 लोगों को निकाला है तो ये संख्या 1200 से ज़्यादा पहुंच रही है। इसी के साथ ही रसद का काम वहाँ इतनी तेज़ी से गया है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने की भी कमी पड़ गई है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कम लोग वहाँ रह गए हैं और रसद सामग्री ज़्यादा चली गई है। इस रसद सामग्री को वहाँ जो स्थानीय लोगों को बांटा जा रहा है, और स्थानीय लोगों का भी प्रशासन पर दबाव है कि उनको यहाँ से निकाला जाए, चूँकि घर पूरी तरह से तहस-नहस हो गए हैं। अब जो रेस्क्यू की बात है, जो आर्मी अपना एक सेपरेट रेस्क्यू चला रही है, वो बहुत ही महीन और बहुत ही तकनीक तौर पर साउंड है। उन्होंने जो अर्थ सेंसर मशीन है वो भी मंगा ली है। वो मलबे में अपने लोगों को भी खोजने का काम करेंगे। 8-10 लोग उनके भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो उनमें ज़मीन के कितने भीतर कोई डेड बॉडी या कोई धातु या किस तरह की चीज़ है, वो अर्थ सेंसर मशीन जो है वो उसको नापने का काम करेगी। उसको सेंसर, उसको स्कैन करेगी पूरे ग्राउंड को और उसको काम करेगी। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टूट गई हैं उनको ठीक किया जा रहा है। जैसे आर्मी जा रही है लोगों के बीच, उनके पास फ़ोन नहीं है, यहाँ अपने रिश्तेदारों को बात करना चाहते हैं तो वो सैटेलाइट से बात करा रहे हैं। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में जिस तरह की आपदा आई, उसके बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त इस घटना को बीत चुका है, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लोग जो कि फंसे हुए हैं या फिर उनके पास जाने का साधन नहीं है, उनको यहाँ पर ला करके दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनका हेल्थ चेकअप करके उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। डॉक्टर अर्चना, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें, किस तरह के पेशेंट्स हैं और किस तरह की दवाइयाँ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? हर तरह के पेशेंट्स हैं यहाँ पे, सीजर से लेके प्रेग्नेंट फीमेल से लेके कार्डिक पेशेंट ज़्यादा है, हाइपरटेंशन ज़्यादा है। मोस्टली लोग जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आस्था है ना, इसीलिए वो सारे के सारे 60+ है। और उन 60+ एजेस में तो होता ही है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डिक पेशेंट्स, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए सारी ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटीज़ हमने कर रखी है। देखिए, डॉक्टर अर्चना है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस बेस कैंप में जहाँ पे हर्षिल में मौजूद हैं वहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखिए बाकायदा एक स्ट्रेचर भी यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें ऑक्सीजन और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे बाकायदा लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर टीमें मुस्तैद हैं। अलग अलग एजेंसियाँ काम कर रही हैं। ITBP जो है उसमें मेडिकल के साथ में तमाम चीज़ें जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए धराली में दिखाई दे रही है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, ताकि लोगों का हेल्थ भी चेकअप हो सके और साथ में उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा सके। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, हर्षिल बेस कैंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। ये वंदे भारत ट्रेनें बेंगलुरु से बेलगावी, नागपुर के अजनी से पुणे और अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत की, देश के विकास में उनके योगदान को लेकर प्रोत्साहित किया, साथ ही रेलवे सफर को लेकर भी उनके स्मरण साझा किए। प्रोड्यूसर राम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ स्टेट, यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज भारत को 3 नए वंदे भारत ट्रेन दी गई हैं, जिसमें एक अमृतसर को दी गई है, जहां अमृतसर के लिए जो है वो दर्शन करने जाने के लिए जो यात्री हैं उनको ये सुविधा दी गई है, जहां माता वैष्णो देवी जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो अमृतसर से जो कटरा जा सकेंगे। और ये वंदे भारत ट्रेन जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑनलाइन हरी झंडी देकर जिसका उद्घाटन किया गया है। और ये वंदे भारत ट्रेन आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये लैस है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो आज पहले दिन ये वंदे भारत ट्रेन है जो कटरा से शुरू होकर आज अमृतसर पहुंची है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने सफर किया है और ये बहुत सारी सुविधाओं के साथ लैस है। एक हफ्ते में करीब जो है 6 दिन ये वंदे भारत ट्रेन चलती है। भाई साहब क्या नाम है?
आदित्य यादव। ट्रेन में सफर किया है। हाँ, पूरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर तक। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि जैसे दोनों जगह हमारा धार्मिक स्थल है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और यहाँ गोल्डन टेम्पल, तो बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी मिल गई इन दोनों शहरों के बीच, मतलब जिससे ट्रैवल टाइम बचेगा और लोग मतलब अच्छी फैसिलिटीज के साथ खाते पीते हुए अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों का संग्राम है। कल इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में इस मार्च की शुरुआत होगी। करीब 300 से ज्यादा सांसद इंडिया गठबंधन के इस मार्च में शामिल होंगे। कल सुबह 11:30 बजे मार्च की शुरुआत होने जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की रणनीति है कि मार्च के बाद एक ज्ञापन चुनाव आयोग को सौंपा जाए। इससे पहले संसद के भीतर और संसद के बाहर हर दिन इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और संसद के भीतर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि जब ये पूरा मामला विचाराधीन है, न्यायालय के भीतर है, तो चर्चा कैसे हो सकती है जो नियमों के विरुद्ध और परंपरा के विरुद्ध होगा। ऐसे में विपक्षी दलों की भी एक नई रणनीति सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भले ही आप संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा मत कराइए, लेकिन आज चुनाव सुधारों के मद्देनजर चर्चा को लेकर तैयार हो जाइए। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीच का नाश्ता कैसे निकलता है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्ट्रीट, दिल्ली। कल से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले मानसून सत्र से एक दिन पहले आज विधानसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से अपील की कि आने वाले मानसून सत्र में जो 4 दिनों का सत्र है, इसमें सभी राजनीतिक दल एक दूसरे का सहयोग करें, सदन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें। इस बैठक में सभी दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। यही नहीं, सभी दलों ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की और ये रणनीति बनाई कि जो 4 दिन का विधानसभा सत्र हो रहा है, इसमें किस तरह से अपने मुद्दों को रखना है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करना चाहती है इस सत्र में, और यही वजह है कि जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने भी रणनीति बनाई है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सदन में पुरजोर तरीके से घेराबंदी की जाएगी। लखनऊ से जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज समाजवादी पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक इस वक्त समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पर हो रही है। बैठक में अखिलेश यादव के साथ साथ जो तमाम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के वो मौजूद हैं, साथ में विधान परिषद के जो तमाम विधायक हैं वो मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी का ये भी आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर सत्र को सिर्फ 4 दिनों के लिए रखा है, ताकि जो जन समस्याएं हैं, जो जन मुद्दे हैं, वो सदन में ना उठाए जा सके। समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि चाहे बाढ़ की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को पूरे पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो सदन में उठाने वाले हैं। खास तौर पर अगर हम पीडीएस स्कूल के मुद्दे की बात करें, जो हाल में काफी गर्म रहा ये मुद्दा, इस मुद्दे को भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रही है। हालांकि जो बैठक चल रही है, इस बैठक में जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से अपने विधायकों को ये निर्देश दिया जाएगा कि जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर किस तरीके से सरकार को घेरना है, उसकी रणनीति तैयार कर ली जाए। क्योंकि देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इसी सत्र में सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी लेकर आने वाली है और सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जो पूरा कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट है वो भी हाउस के अंदर रखने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आज से काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरी तरीके से प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर अब प्लास्टिक की वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि मंदिर के अंदर प्लास्टिक की वस्तु पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जिस तरीके से श्रद्धालु पिछले समय में
माला फूल के पात्र या दूध के पात्र या प्लास्टिक के लोटे यूज कर रहे थे और मंदिर परिसर में ले जा रहे थे, लेकिन अब वो श्रद्धालु मंदिर परिसर में आज से प्लास्टिक की वस्तु यूज नहीं कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने ये निर्णय इसलिए लिया है कि स्वच्छ और अनुकूल वातावरण बनाया जा सके और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को प्लास्टिक मुक्त हो सके। इसलिए वाराणसी से न्यूज़8 के लिए रवि सिंह। नोएडा पुलिस ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जहां पर इस तरीके से फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का दफ्तर चल रहा था। और ये देखिए इस तरीके से जो आई कार्ड्स थे ह्यूमन राइट्स के, प्रेस के और कई अन्य कार्ड जो हैं वो किए थे उनके प्रयोग करके। और ये देखिए ये जो सामान आपको दिख रहा है, चेकबुक दिख रहा है, कैश दिख रहा है, तमाम सामान जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तमाम सामान इन बोर्ड्स के साथ जो है वो रखा गया था। और लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया है। उनका बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल से संबंध रखते थे और वेस्ट बंगाल से जो है पुलिस ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रेजुएट भी थे और खुद को एक पैरेलल पुलिस दिखाने की कोशिश जो थी वो की थी। अगर आप एक बार बोर्ड देखें तो बोर्ड देखकर आपको ज़रा भी ये नहीं लगेगा कि ये कोई नकली पुलिस है। इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम दिया गया था। लोगो जो है वो तेलंगाना पुलिस के लोगो से लगभग मिलता जुलता है। यानी कि अगर ऐसे कोई किसी व्यक्ति को बुलाया जाए थाने और उसको बताया जाए कि आप पे इस तरीके का मामला है या फिर अगर कोई मामला है तो हम उसको सुलझा सकते हैं। 4 जून को जो है वो इन लोगों ने जो इस पूरे मामले में जो है वो दफ्तर लिया था। अब मकान मालिक जो है उसका प्रॉपर्टी ओनर उससे भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की ये घटना घटी है उसमें 10 दिन पहले ये थाना एक तरीके से पैरेलल दफ्तर जो है शुरू कर दिया था, जिसकी समय रहते जो है जब शिकायत मिली तो फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। और ये तमाम सामान जो आप देख रहे हैं पुलिस को जो मिला है इसमें वो दस्तावेज भी हैं, चेकबुक्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस इरादों के साथ जो है ये ठगी। इससे पहले जिस तरीके से पूरी एक एम्बेसी का मामला गाजियाबाद में खुला था और अब जो बड़ा मामला है वो नोएडा पुलिस ने भी हल करके दिखाया है। आगरा थाना शमशाबाद इलाके के बड़ौरा कला गांव में 2 बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक उन बच्चियों को फीवर आने से पहले डेंगू की जांच कराई गई थी, लेकिन बच्चियों की मौत हो गई और मौत होने के बाद दोनों बच्चियों की जांच में डेंगू को पॉजिटिव पाया गया। और जैसे ही डेंगू पॉजिटिव निकला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस गांव में 100 से अधिक लोगों को बुखार आने पर अस्पतालों में भर्ती कराया है। प्रत्येक घर में चारपाई बिछी हुई है और बुखार से लोग पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप करने के बाद लोगों का इलाज कर रही है। खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव गांव पहुंचे और उन्होंने एलाइजा टेस्ट करने के आदेश दिए और गांव वालों से अपील की है कि अगर डेंगू का लार्वा है तो घर के पास स्वच्छ पानी को जमा न होने दें। जिसके घर पर कूलर है कूलर में पानी न भरें। इन तमाम बातों से लोगों को रूबरू कराया है और कहीं न कहीं लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा जमाई हुई है और प्रत्येक घर में जो भी बीमार है उसका इलाज टीम द्वारा कराया जा रहा है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। न्यूज़8 के लिए आगरा से शिव चौहान। उन्नाव में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। शिव भक्त धीरज सिंह जो कि सदर कोतवाली क्षेत्र के ही मगरवाड़ा के रहने वाले हैं और शिव मंदिर में सेवादार की भूमिका अदा करते हैं। उनके मुताबिक रक्षाबंधन के दिन उन्होंने उन्नाव शहर के छोटा चौराहा पर संचालित आलादीप रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर के साथ ही रोटी व चावल का ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया था। वो ऑर्डर जब शाम को उनके घर पहुंचता है, जिसके बाद ऑर्डर खोला जाता है तो उसमें पनीर के स्थान पर मांस के टुकड़े मिलते हैं, जिससे देखकर परिवार के लोग अवाक रह जाते हैं। क्योंकि यह मामला पूरा आस्था से जुड़ा था तो लोगों में आक्रोश भी व्याप्त होता है। हम इसी अल हबीब रेस्टोरेंट के सामने पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये वही रेस्टोरेंट है अल हबीब
जिस पर धीरज सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कढ़ाई पनीर की सब्जी मंगाई थी उन्होंने और उस पे कढ़ाई पनीर के स्थान पर मीट के टुकड़े भेजे गए हैं। फिलहाल पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, क्योंकि पूरा मामला ये अलवीर रेस्टोरेंट से जुड़ा है। जो अलवीर रेस्टोरेंट के संचालक हैं मोहम्मद सुफियान, उनके मुताबिक क्योंकि जब ऑर्डर यहाँ से भेजा गया था तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि उसमें मांस के टुकड़े नहीं थे। उन्नाव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही कोई आधिकारिक बयान जारी करने के अधिकारी दावा भी कर रहे हैं। अब देखिए बात होगी कि आखिर जांच में क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं और किस तरीके की जवाबदेही तय की जाती है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 3 लाख से ज्यादा आबादी पर इसका असर है। कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर और इसके साथ ही सरयू के बेल्ट के कई ऐसे इलाके हैं, गोंडा, बहराइच, जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया था कि राहत बचाव कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही बरती न जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन इलाकों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। शेल्टर होम बनाए गए हैं। जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं उनको रेस्क्यू करके शेल्टर होम में लाया जा रहा है। शेल्टर होम में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही। वहीं जो दूसरी तरफ बाढ़ग्रस्त इलाके में रुके हुए हैं, जो अपनी मर्जी से, जो अपनी इच्छा से, उनको भी भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही। पीने लायक पानी सबसे महत्वपूर्ण वो बात होती है जब कोई किसी इलाके में बाढ़ आती है, तो लिहाजा उनको पानी पीने का मिल सके, उनको खाना मिल सके, इसकी भी व्यवस्था लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो अधिकारी हैं वो लगातार इसमें निगरानी बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया था। सीएम का सख्त निर्देश है कि किसी भी स्थिति में बाढ़ प्रभावित लोगों के व्यवस्था में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से वडोलेश्वर राम के साथ दिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर स्थानीय ग्रामीणों की दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो कटरी के गांवों में रहते हैं उनमें अब बाढ़ का डर बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लगातार गंगा की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। तमाम बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों को ताकीद किया जा रहा है कि वे संभावित बाढ़ को लेकर के अलर्ट रहें, उन्हें अपने गाँवों को छोड़ना पड़ सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, लेकिन कानपुर में हालात सामान्य रहे। लेकिन अब जिस तरीके से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हरिद्वार और नरौरा से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में कानपुर और कानपुर से सटे तमाम जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है, बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। वहीं कानपुर में प्रशासन अलर्ट पर है, तमाम ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। ऐसे गांव जहां पर पानी जल्दी दाखिल होता है वहां पर प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, ग्रामीणों को समझा रही हैं और कह रही हैं कि वो संभावित बाढ़ को लेकर के तैयार रहें। अगर पानी गाँवों में दाखिल होता है तो उन्हें अपने आवासों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मवेशियों को लेकर के अस्थायी कैंपों में जाना पड़ेगा। ऐसे में ग्रामीण डरे हैं, सहमे हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार गंगा के पानी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा है, ऐसे में गंगा बैराज के गेटों पर दबाव बढ़ गया है। एक तरफ जहां बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, वहीं गेटों की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पानी आगे डिस्चार्ज किया जा रहा है। और यही वजह है कि गंगा के किनारे तमाम स्थानों पर कटान देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। वीर जनता से फ्रेश श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। गंगा में जलस्तर बढ़ने से जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो करीब जनपद के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के करीब 40-42 गांव हैं जो कि बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, और जिस तरीका से जलस्तर बढ़ने की चपेट में आने से जो गांव हैं उन पर जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मेरे साथ जहाँ के जो बदांगी गाँव में जो लेखपाल हैं वो तैनात हैं, मैं इनसे बात करते हैं कितना पानी है, कहाँ कितना, वो क्या सुरक्षा की गई है प्रशासन की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। अच्छा आकाशी, कितना पानी आया है यहाँ पर? अभी 3-4 फुट ही बढ़ा है। क्या क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, शरणालय स्तर इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। अगर खतरा बढ़ता है तो उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जैसे ग्रामीणों से बात की जिन घरों में पानी आ गया, उनसे बात हुई? अब उनसे बात हुई, उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ से तुम बाहर आ जाओ, लेकिन वो लोग अभी कि हमारे घर में पानी नहीं है, अब जब स्थिति होगी तब हम छोड़ देंगे, अभी हम बाहर नहीं। लगभग गाँव में कितने घरों में पानी आ गया? लगभग ऐसे 5-6 घर ही हैं।
गुन्नौर की एसडीएम है वंदना मिश्रा, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा था कि गुन्नौर तहसील क्षेत्र के चाऊपुर गांव और बझांगी सहित करीब 2 से 4 गांव के आसपास जो पानी आ गया और जो यहाँ पर जो पशुशाला है उस पशुशालाओं के अंदर भी बाढ़ का पानी आ गया। तो इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल से तो अभी तक जो जलस्तर है वो स्थिर है और जो गांव है इसमें बझांगी में खेतों के पास और आबादी के पास तक पानी आ गया फिर मैं देख के आ रही हूँ। इसके अलावा रंगपुर पुख्ता में भी पानी आ गया है। तो इस तरह से जो साधुमढ़ी है इस तरह के जो गांव हैं वहाँ पर पानी आ गया है, एकदम आबादी के पास तक आ गया है। अगर इसके बाद अगर जलस्तर बढ़ा तो आबादी प्रभावित हो सकती है। हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं वो सक्रिय हैं, बाढ़ शरणालय भी सक्रिय हैं, उनकी तैयारियाँ पूरी हैं। लोगों से बात की गई है क्योंकि अभी पूरी तरह प्रभावित नहीं है इसलिए लोग शिफ्ट करने को तैयार नहीं हैं। अगर वो शिफ्ट करने के लिए तैयार होंगे तो उनको शिफ्ट भी करा दिया जाएगा। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। इलाकों में हो रही बारिश का जो पानी है वो अब मैदानी इलाकों में दस्तक दे चुका है। इस समय यमुना उफान पर है, रौद्र रूप है। 165.36 मीटर उसका जो गहराई है वो नापी गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। हालांकि हमने जो हमारी टीमें हैं उसको पूरी तरह अलर्ट पर रखा है, लेकिन जिस तरीके से यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि ताजेवाला बांध और ओखला बांध से कई क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है और जिसके बाद यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर केसी घाट के समीप की है। यहाँ होकर जो परिक्रमार्थी थे वो परिक्रमा लगाया करते थे, लेकिन अब इस समय इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, पूरा जलमग्न हो गया है और यहाँ जो स्टीमर और जो नावें हैं वो पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जो जनजीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहाँ जो पशुओं के लिए जो किसान चारा लेकर जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लिंक रोडों पर भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ का जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं वृंदावन में केसी घाट हो या फिर यमुना से सटी कॉलोनी, उनमें भी पानी ने दस्तक दे दी है। यमुना से सटी कॉलोनी में भी पूरी तरह पानी भर गया है। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के आदिगंगा गोमती के गोपी घाट पर, जहां जनपद जौनपुर के गोपी घाट पर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ा हुआ था। हमारी बात जब इसको लेकर जब ईओ नगर पालिका से हुई तो उनका कहना था कि कल 82-83 के आसपास जलस्तर था, जबकि खतरे का जो निशान है वो 84 के आसपास है। लेकिन आज जलस्तर घटा है। हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ युवा मछुआरे हैं, आज के बच्चे हैं, वो स्टंट कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लगातार 2 दिन ये एक तरह से जूहू की तरह बना हुआ था। पूरे दिन लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, परिवार के साथ घूमने आ रहे थे। लेकिन आज की जो बात है वो जलस्तर 80 से नीचे चला गया है। लेकिन जनपद जौनपुर में केराकत तहसील के चंदवक के बिरभानपुर सहित कुछ 5 से 6 गाँव में पिछले 5 दिन पूर्व वहाँ कई घरों में पानी घुस गया था, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री से भी बात हुई थी। तो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के राहत और बचाव कार्य उस गांव में चलाए गए हैं। बात करें जिस तरह से जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश चंद इसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ईओ नगर पालिका को इसकी जांच के लिए टीमें लगाए हुए हैं कि जो गोपी घाट है, जो सद्भावना और शाही पुल के बीच में जितने भी घाट हैं उनकी देख रेख करें। अगर कोई भी जो अप्रिय घटना होती है उसके लिए भी पूरी तरह से जिला प्रशासन अलर्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।